नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स एग्ज़ाम की तैयारी को हम कैसे करें और अभी तैयारी को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अभी आरपीएससी सीनियर टीचर जो संस्कृत एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर दिया होगा। उस पेपर को देने के बाद कुछ चीज़ों का आइडिया तो आप खुद ही लगा पा रहे होंगे कि हमारी तैयारी कैसी थी, हमने किन किन चीज़ों में गलतियाँ करी हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी कि जो आपने पढ़ा और आपको लग रहा है कि ये तो बहुत आसान थी और हम इजीली इनको कवर कर सकते हैं या आपने कवर किया भी होगा। बट कुछ चीज़ों में कमियां रह गई होगी। कईयों का तो मन ऐसा भी होगा कि नहीं, अब सेकंड ग्रेड की तैयारी हमको नहीं करनी है। कुछ उन्होंने ठान लिया होगा कि नहीं, थोड़ी सी कमी रही थी, अब हम इसको और इम्प्रूव करेंगे तो 100% हम सेकंड ग्रेड और आगे जो आने वाली फर्स्ट ग्रेड है इसमें से किसी न किसी में हम सिलेक्शन ले लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम भी यही देखेंगे कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो आपको हर हाल में कवर करने हैं और कौन से टॉपिक है जिनसे आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि हम उनमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एक बात तो आपको ये भी पता चल गई होगी कि हम सेकंड ग्रेड की तैयारी में सिर्फ और सिर्फ 11-12 के बेसिस पे काम नहीं चला सकते। हमको ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ईजी भी है, स्कोरिंग भी है, उसको कैसे कवर करना है, मेन टारगेट हमारा वहाँ पर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ की अभी जो डेट शीट है, क्या ये टाइम सफिशियंट है, इन सब बातों की हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम थोड़ा स्क्रीन पे देखते हैं। तो हमारा मेन टारगेट ये रहेगा कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो और बेसिक कॉन्सेप्ट हमको सीखते हुए आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, उसको हमारा मेन टारगेट है क्रैक करना। तो अभी हमारे दिमाग में मेन चीज़ें ये रहेगी कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो स्कोर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्कोरिंग पार्ट है, और अभी तैयारी के लिए टाइम है वो सफिशियंट है क्या, और लेवल ऑफ कंपटीशन, इस बात को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ लेवल ऑफ कंपटीशन, पेपर का लेवल ऑफ कंपटीशन तो बढ़ रहा है, बट जो कैंडिडेट है उनका लेवल ऑफ कंपटीशन मैं ऐसे बोलूँगा कि ज़्यादा नहीं है, तभी तो पोस्ट खाली जा रही है। दूसरी चीज़ ये कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेवल ऑफ कंपटीशन इसलिए भी कम है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन 100% हो रहा है। तो अभी हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी करें और मेन अपना प्राइमरी टारगेट सेकंड ग्रेड को रखें तो 100% यकीन मानिए कि आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा। बट अभी हमको मेन जो दोनों में कॉमन पार्ट है उसको कवर करना है और मेन टारगेट सेकंड ग्रेड पे। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना कि हम कैसे स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आपको ईजी टॉपिक के साथ स्टार्ट करना चाहिए, कुछ ग्रेजुएशन का पार्ट है उसको पढ़ना चाहिए और साथ साथ में हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। और इन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक्स और पीवाईक्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और स्कोरिंग पार्ट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कौन सा पार्ट स्कोरिंग है, कौन सा टॉपिक इजी है, ग्रेजुएशन का पार्ट कैसे कवर करना है, उसके लिए कौन सी बुक हमें पढ़नी है। और पीवाईक्यू तो आपको आरपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, वरना हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आपको मिल जाएंगे। इन सब के साथ साथ मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं मोटिवेशन की बात तो नहीं करूँगा कि आपको मोटिवेशन, अगर आपको सही में ही तैयारी करनी है तो आप इजीली मोटिवेट रह सकते हैं खुद के लिए। कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये दोनों चीज़ ही आपके लिए क्या करेगी, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी, तभी हो सकता है। तो इसके लिए आप फर्स्ट ग्रेड के पेपर भी देख सकते हैं, सेकंड ग्रेड के पेपर भी देख सकते हैं और अदर एग्जाम जैसे केवीएस, नवोदय स्कूल और डीएसएसबी के जो पेपर होते हैं वो भी देख सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले पार्ट में मैं आपको स्पेसिफिक ही बता दूंगा कि आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे सबसे पहले अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस को लगभग मैंने मेरे अकॉर्डिंग ऐसे 30 यूनिट में डिवाइड किया है कि हो सकता है कि वो 30 यूनिट है, टोटल 30 यूनिट में आप ऐसे सोच सकते हैं कि पूरे सिलेबस को डिवाइड करके भी कवर कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, अभी डेट शीट हमारे सामने है। डेट शीट हमें पता है, डेट शीट जैसे हमको पता है कि जो आरपीएससी का जो सीनियर टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है वो 07/9 यानी 7 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक होने वाला है। तो लगभग हमारे पास 8 to 9 मंथ है, आप 8 मंथ ही मान के चलिए। और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होने वाला है ये हमारा सेकंड सीनियर टीचर ग्रेड 2, ये वाला पेपर होने वाला है 23/06/2025 से 06/07/2025। ये अराउंड 2 वीक चलने वाला है और ये अराउंड 1 वीक में ये एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टाइम टेबल भी हमारे सामने है, सिलेबस भी हमें पता है। तो हम इसको यूनिट को डिवाइड करते हुए इसके साथ साथ हमको जीके भी पढ़ना है। जीके का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैथमेटिक्स में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। जो कुछ डाउट होगा वो आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं, इसके वीडियो की कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। तो ये जो हमारा टाइम टेबल हमको पता लगभग 8 महीने, और हम ऐसे मान के चलेंगे 25 to 30 यूनिट में इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग
4 यूनिट के अराउंड आपको पर मंथ कवर, 3 to 4 यूनिट पर मंथ। तो यानी कि 10 दिन में आप इजीली आपको 1 यूनिट पूरा कवर करना है। उसमें कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे जो आप 1-2 दिन में भी कर सकते हैं, कुछ में 1 वीक भी लग जाएगा, किसी में 1 वीक से ज़्यादा भी लगेगा। बट अगर हम सिस्टम से स्टार्टिंग में थोड़ा इजी को करते रहेंगे तो ईजिली कर सकते हैं। तो पूरा सिलेबस पर अगर एक बार नज़र डालें तो जो हमारा सेट रिलेशन फंक्शन है, पोलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद इसे 2D पूरा आ गया है, 3D है। कैलकुलस में ये जो 11-12 वाला कैलकुलस, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेंजेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, ये सब पूरा कैलकुलस जो 12th वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा, जो कि सबसे इजी और स्कोरिंग है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री में मेंसुरेशन दोनों शामिल कर सकते हैं, जो कि कौन सा पार्ट आ गया, 9th-10th वाला पार्ट हो गया। उसके बाद अगर हम कॉलेज वाले सिलेबस की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस में पूरा ग्रेजुएशन है। इसमें देखो पोलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में, वो भी इसमें मेंशन है, और इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी मेंशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस वाला पार्ट है, थ्योरी ऑफ बीटा गामा फंक्शन, वॉल्यूम सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी है। बट यहाँ पे कुछ लिमिटेड टाइप के पोर्शन के क्वेश्चन आते हैं जो कैसे करने हैं वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर कैलकुलस और 3D ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन। ये लगभग 24-25 में से स्टैटिक्स डायनेमिक्स भी बोल सकते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये टोटल 27 में मैंने माना है। बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको 30 तक डिवाइड करेंगे तब भी पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब जो सबसे पहले अगर मुझसे कोई पूछा जाए कि मैं अगर पढ़ना स्टार्ट करूँ तो मैं सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा, तो मैं अगर 11th-12th में अगर कोई मुझे बोले कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो मैं स्टार्ट करूँगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर से मैं मेरा पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा। उसके बाद जैसे मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, मैं वेक्टर अलजेब्रा और अलजेब्रा वाला जो पार्ट है 11th-12th, ये दोनों मैंने इसलिए कि दोनों ईजी भी है, इनका कोई इतना, जैसे वेक्टर अलजेब्रा का किसी और के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है जिसको हम इजीली पढ़ सकते हैं। अलजेब्रा इन द सेंस 11th-12th अलजेब्रा बोलने का मेरा मतलब ये है कि जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल आ जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज भी पूरा आ जाएगा, और बाकी बाइनोमियल थ्योरम है, P&C है, ये जो सारे टॉपिक हैं वो सारे अलजेब्रा को मैंने कवर कर दिया। ये एक सेपरेट यूनिट है, इसको आप चाहे तो पहले बाद में कभी भी कर सकते हैं, पर ये पूरे सारे के सारे एक साथ करेंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद जो स्टैटिक्स वाला पार्ट है, मीन मोड मीडियन वाला, वो भी इजी रहता है। और कुछ लोग चाहें तो इसको उल्टे से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि सेट रिलेशन फंक्शन वाला पार्ट पहले पढ़ें तब भी काम हो जाएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, जनरली सेट रिलेशन से स्टार्ट कर देते हैं, फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा अलग से करेंगे तो बेटर होगा। और ये वाला पार्ट हम बोल सकते हैं कि 11th-12th में इसमें से स्टार्ट कर सकते हैं। 9th-10th का जो सिस्टम है, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, उसको थोड़ा अलग रखिए। ये थोड़ा स्कोरिंग भी है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर अलजेब्रा में आपको कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। अलजेब्रा में भी यही कहानी, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन वाला पार्ट है, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग, वेक्टर एनालिसिस। कुछ भी नहीं है वेक्टर एनालिसिस में, आप ऐसे मान के चलिए कि 10 टर्म ऐसी होंगी जो आपको याद करनी होगी, टोटल 10 टर्म, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ग्रेडियंट, डायरेक्शन, जो बोल सकते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट, कर्ल, और डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, जिसको हम GCD बोल सकते हैं, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और 3 जो थ्योरम अपनी, ग्रीन, स्टोक और डाइवर्जेंस थ्योरम। तो 6 से 7 टर्म ऐसी हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं आता है। और 2 है सोलेनोइडल वेक्टर और इरोटेशनल वेक्टर, क्या होते हैं इनकी प्रॉपर्टी। तो ये एक दिन में आप इजीली कवर कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, PYQ करना चाहिए, और कौन से बुक के क्वेश्चन करने हैं वो भी मैं बताऊँगा। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये एज ए GK है, आपको इसमें कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में क्या होगा, जैसे आपको स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ नंबर थ्योरी के रिजल्ट यूज होंगे, फिर ग्रुप थ्योरी की जो भी डेफिनेशन आप पढ़ते हैं जा रहे हैं, उनकी डेफिनेशन अगर आपको याद करते जा रहे हैं तो ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इसमें याद करते जाएंगे। ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। LPP, ये तो वेरी इजी है। डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा 6-7 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के और डेरिवेटिव के यूज होंगे। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप इजीली क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं और कर सकते हैं। न्यूमेरिक एनालिसिस, ये भी अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है। इसमें बाकी चीज़ों के कॉन्सेप्ट कम यूज होते हैं, खुद का अपना ही यूज होता है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। थोड़ा सा मेहनत करने के बाद, जैसे डिफरेंस इक्वेशन है, इसमें लास्ट में न्यूमेरिक एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन भी सिलेबस में मेंशन है। तो जो डिफरेंस इक्वेशन है वो एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इन दोनों की सिमिलरिटी, तो इन दोनों को आप एक साथ कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये मैं ऐसे मानता हूँ कि आप इसको पूरे को कवर करने के लिए अराउंड 2 मंथ, इसको अगर आप 2 मंथ देते हैं, अराउंड 2 मंथ, तो आप एक
अच्छा खासा पोर्शन है वो सिलेबस का कवर कर चुके होंगे, जिसमें आपके स्कोर करने के चांसेस भी क्या बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं किया, इसमें बहुत ज़्यादा जोर आ रहा है। बाकी जो पार्ट बचता है वो थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, लेंथी भी है। क्वेश्चन जैसे डिफरेंट जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कैसे आएंगे हम नहीं बता सकते। हो सकता है आप एग्जाम में कर भी पाएँ और नहीं भी कर पाएँ, आप हो सकता है आपको स्किप भी करना पड़ जाए और आपने यहाँ पे टाइम भी दे दिया। बट ये वाला जो पोर्शन हमने लिखा है ये कैसा है, करने वाला है और स्कोरिंग वाला है। अब बात करते हैं कि हमने जो पढ़ा है उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैं जैसे बोलता हूँ 11th 12th वाला जो भी पोर्शन है उसके लिए एसआर से नहीं पूरी बुक सोल्व नहीं करनी है, क्योंकि पूरी बुक हम सोल्व कर भी नहीं पाएंगे, करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करें, एक बार के लिए सोल्व एग्जाम्पल कर लें और पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन से पीवाईक्यू, जैसे आरपीएससी के बहुत सारे पेपर हो रखे हैं, बहुत सारे, वो भी मोर देन सफिशियंट है। जैसे आप देखेंगे कि फर्स्ट ग्रेड के कॉमन पार्ट के सिलेबस के हो रखे हैं, सेकेंड ग्रेड के हो रखे हैं, कुछ पोर्शन जो संस्कृत एजुकेशन वाला पेपर है, और लास्ट 3 से 4 पेपर करेंगे तो अराउंड आपके पास 500 प्लस क्वेश्चन इसमें इजीली मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें और एसआर से लेके सिर्फ सोल्ड एग्जाम्पल कर लें। तो इतना करने के बाद आप खुद आइडिया लगा पाएंगे कि आपको नेक्स्ट काम कहाँ से करना है। तो ये तो हो जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रेजुएशन वाला। इसके सोर्सेज भी कम हैं और लिमिटेड भी हैं, और इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होने के चांसेस भी थोड़े थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो इसके लिए आप अगर जेपीएच की बुक पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, गोखुर की पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है। जो बुक आपके पास अवेलेबल है उसी को पढ़ना है, ऐसे नहीं कि इसको खरीद लो उसको खरीद लो, ऐसा नहीं करना है। अगर गोखुर की बुक है तो इसमें लास्ट में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। और वो जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, बीएचयू के जो पीवाईक्यू, बीएचयू पीवाईक्यू बोलने का मतलब जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वो अपना पहले क्या कराता था, एंट्रेंस एग्जाम कराता था एमएससी एंट्रेंस के लिए। उसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो एज इट इज़ आपको गोखुर की बुक में मिलेंगे और एज इट इज़ आपको आरपीएससी के पीवाईक्यू में मिलेंगे। जैसे मैंने आप पे इजी कवरिंग टॉपिक में एक सिलेबस मेंशन नहीं किया, 3D जो ग्रेजुएशन वाला जो 3D है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि स्पेयर कौन वाला जो पोर्शन है उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आप बीएचयू की पीवाईक्यू देखना, पुराने पेपर उनके ऑप्शंस देखना। मैंने पेपर नोटिस किए, दोनों को पेपर को मैच किया है। आप देखेंगे कि वो जो क्वेश्चन यहाँ पूछ रखे हैं वही आरपीएससी ने पूछ रखे हैं। डाटा भी चेंज नहीं है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे, और वही क्वेश्चन आपको कहाँ मिल जाएंगे, दोनों बुक में मेंशन है। तो वो वाला पार्ट बीएचयू के पीवाईक्यू देख सकते हैं। ये पीवाईक्यू मिलेंगे कहाँ पे, ये हम टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड करा दूंगा, मैं वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी जो रियल एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, रियल एनालिसिस, तो रियल एनालिसिस का कार्यक्रम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसके भी आप पेपर कर सकते हैं 2015 से लेकर 2020-21 के। तो एक पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, 6-7 पेपर करेंगे तो लगभग 300 क्वेश्चन होंगे, और उसमें रियल के लगभग आपको 150 से 200 के अराउंड क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज वाला पार्ट आप मैनुअली करें, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला कर सकते हैं, बाकी जो पार्ट है उसको आप स्किप कर दें। और ये पीवाईक्यू हम आरपीएससी से भी कर सकते हैं। अभी चल रहा है CU-CET, CUET, इसके पेपर में भी क्या होता है 75 क्वेश्चन आते हैं। इससे भी आप ग्रेजुएशन वाला पार्ट के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि वेक्टर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, जो सिलेबस में है उसी टॉपिक के हम पीवाईक्यू यहाँ से कर सकते हैं। इनमें क्यों कर सकते हैं, इसका एक कारण है। आरपीएससी का जो पेपर होता है उसमें हमको 2.5 आवर का टाइम मिलता है, 150 क्वेश्चन करने होते हैं। CUET में 75 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 आवर का टाइम मिलता है। तो लगभग पेपर का पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे मान सकते हैं कि टफ नहीं आएगा। अगर ये पीवाईक्यू करते हैं तो इससे टफ तो आरपीएससी नहीं पूछेगा, भले कितना ही लेवल क्यों ना बढ़ जाए, इससे टफ वो नहीं पूछेगा। तो हमको मेनली जो बीएचयू वाले पीवाईक्यू और CU-CET और CUET के पीवाईक्यू के क्वेश्चन करने, अगर आप इतना कर लेते हैं तो 100% आपको खुद को लगेगा कि हाँ हमारी प्रैक्टिस हो रही है। उसके बाद कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो तो पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा, हमारा कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या जो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, अभी जो संस्कृत एजुकेशन का पेपर देने के बाद उनके माइंड में आ रहा है कि थोड़ा और अच्छे से बूस्टअप लाना है, बढ़िया से करना है, तो वो कृपया करके पहले ये वाले टॉपिक तो जरूर कवर करें, जिससे तैयारी में थोड़ा और अच्छा बूस्ट आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे हमने बात करी है कि ये सब चीज़ें कुछ मेजरमेंट है जो हमारे लिए ज़रूरी है, इनको देखते हुए हम तैयारी करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्टार्ट विथ इजी टॉपिक, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यू ग्रेजुएशन वाला पार्ट को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए सब काम करना जरूरी है। और मोटिवेशन के लिए तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मोटिवेशन आप एग्जाम डेट तक को ही बनाए रखते हैं, क्योंकि अदरवाइज हमेशा क्या रहता है कि कब एग्जाम होगा, कब पेपर होगा। तो अभी जस्ट रिसेंटली फॉर्म फिलअप हुए हैं, कुछ फॉर्म चल रहे हैं, और आपके साथ क्या हो रहा है, एग्जाम डेट भी माइंड में सेट है पहले से। तो लगभग 8 मंथ की ये जो टाइम पीरियड है, इसी में हमको क्या करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है। कोशिश ये कीजिए कि हम स्टार्टिंग के 4 मंथ में पूरा सिलेबस है वो कवर कर दें। एक बार सिलेबस 4 मंथ में हो जाए तो फिर
4 मंथ के बाद 2 मंथ करेंगे, फिर 1 मंथ, और फिर हमारा काम रहेगा कि 15 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज कर लें। अगर ये साइकिल आप फॉलो कर लिए तो 100% आप सेकंड ग्रेड में कोई नहीं रोक सकता आपको। इसके अलावा जो कोई क्वेरी है वो जरूर मेंशन करें। हो सकता है कुछ डाउट आपके मन में हो रह गए हो सकता है कुछ नहीं थे जो सोल्व हो गए हैं, कुछ और भी क्वेरी आपके माइंड में आ रही होगी तो उनको जरूर मेंशन करें। हम एक एक करके सबको सोल्व करेंगे और जल्दी ही हम क्या करेंगे कि ग्रेजुएशन वाले पोर्शन के हम पीवाईक्यू के सॉल्यूशन वीडियो हमको डालना स्टार्ट करेंगे, जिसमें ग्रेजुएशन के कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेंगे और उनका पीवाईक्यू के साथ सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि 11-12 वाला पोर्शन आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, वो एसआरसीएनई में मिल भी जाता है। ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में लगभग सभी को थोड़ा डाउट रहता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके पीवाईक्यू जल्द से जल्द आपको अपलोड करें। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर के या कौन से टॉपिक के पहले पीवाईक्यू करने हैं वो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। सो आई होप कि आपके कुछ क्वेरी, कुछ जो मोटिवेशन है, कुछ बूस्ट थोड़ा मिलेगा। फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर मेंशन करें। सो थैंक यू।